Bismillahirrahmanirrahim. Samiullah being here. We are studying Arbitration Act 1940. कल हमने इसका जो बेसिक पर्पस ऑब्जेक्ट इस लॉ का है उसको देखा है और कुछ इंट्रोडक्टरी लाइक चीज़ें जो थी उनको हमने गो थ्रू किया था। तो आज हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 6 तक इसकी बे रीडिंग करनी है। तो थोड़ा सा इसको रिकैप कर दूं मैं कि आर्बिट्रेशन है क्या। जब कोई मैटर या डिस्प्यूट दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान अराइज होता है तो उसकी जो सेटलमेंट है आउट ऑफ कोर्ट उसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। लेकिन उसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। आर्बिट्रेशन के लिए जो बिल्कुल बेसिक उसकी इंग्रेडिएंट है वो है रिटर्न एग्रीमेंट, कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान जो डिस्प्यूट राइज हुआ है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करेंगे, जिसके तहत उनका मैटर अगर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो कोर्ट आर्बिट्रेशन को भेज देगी, अदरवाइज उनकी म्यूचुअल कंसेंट के साथ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे और उनको वो मैटर रेफर कर दिया जाएगा और आर्बिट्रेटर उसको डिसाइड कर देगा। तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं व्हेन अ डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड आउट ऑफ कोर्ट इट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। और इसका पर्पस ये था कि ये एक तो इमॉकेबली और स्पीडली डिसाइड होता है और इसमें हम जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज हैं उससे हम बच जाते हैं। और कोर्ट के अंदर चूंकि ओवरबर्डन है हमारे कोर्ट्स, तो केसेस वहां पे बहुत प्रोलॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पे एक स्पीडी जो है डिसीजन आ जाता है। जो आर्बिट्रेशन के थ्रू डिसीजन होता है उसको हम अवार्ड कहते हैं। अवार्ड जो है वो पार्टीज पर बाउंड होता है, पार्टीज आर बाउंड टू एक्ट ऑन द अवार्ड। ये नहीं है कि एक आर्बिट्रेशन, जब हम प्रॉपर एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो उसमें जो अवार्ड आता है वो पार्टी पे बाउंड होता है, पार्टी उससे आगे पीछे नहीं जा सकती। तो ये थोड़ा सिंपली इसका एक हमने रिकैप किया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सेक्शन टू सेक्शन बे रीडिंग। इसका चैप्टर 1 है, फर्स्ट सेक्शन है, शार्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940. It extends to the whole of Pakistan. It shall come into force on 1st July 1940. सेक्शन 2 है डेफिनेशंस। किसी भी लॉ के, किसी भी एक्ट की जो डेफिनेशंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपने पूरे आगे जो लॉ पढ़ना है, जो इसकी स्टडी करनी है, उनका दारोमदार नहीं डेफिनेशंस पे कर रहा होता है। अगर आपको अच्छी तरह से इन डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आगे जाके एम्बिग्यूटी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, तो उसको सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर कर लिया करें। जितनी ज्यादा अच्छी डेफिनेशंस होंगी उतना अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लॉ के बारे में होगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। Arbitration agreement means a written agreement to submit present or future differences to arbitration, whether an arbitrator is named therein or not. Written arbitration agreement जो होता है वो रिटर्न शेप में होता है। उसमें हम जो भी डिस्प्यूट है प्रेजेंट में या इन फ्यूचर जो उस पर अराइज हो रही हैं चीजें, तो उन डिफरेंसेस को जो है आर्बिट्रेशन के यहाँ भेजा जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि उस एग्रीमेंट के अंदर आप आर्बिट्रेटर्स के नाम जो है मेंशन करें, ये बाद में भी हो सकते हैं। ये शेड्यूल जो 1 है इसका, उसके तहत ये सारी चीजें डील होती हैं। आगे है इसकी अवार्ड। अवार्ड मींस एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। इन्होंने बिल्कुल सिंपल लिख दिया है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन के थ्रू डिसाइड होता है मैटर उसको हम अवार्ड कहते हैं। और कोर्ट की डेफिनेशन इन्होंने लिखी है, मींस अ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस इफ द सेम हैड बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। कोर्ट से क्या मुराद है? कोर्ट से मुराद ये कि जो रेफरेंस के अंदर मैटर डिसाइड किया जा रहा है, अगर वही मैटर, वही सब्जेक्ट मैटर एक सूट के अंदर होता तो उस सूट पर जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती थी वही सिविल कोर्ट यहाँ कंसिडर की जाएगी।
मतलब अगर हम इस रेफरेंस की बजाय स्यूट में जाते हैं और उस स्यूट में जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है टेरिटोरियल या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, तो वही सिविल कोड यहाँ कंसिडर किया जाएगा। आगे है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, means a person who in law represents a state of deceased person and includes any person who intermeddles with this state of disease, and where a party acts in the representative character, the person on whom the state devolves on the death of party so acting. लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम देना होता है, हमने सीपीसी के अंदर भी ये चीज पढ़ी है, क्योंकि ये होता है कि खुदा ना खास्ता जो उस दौरान पार्टी है उनमें से कोई किसी एक की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में जो बाई लॉ उसके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग या जो उसमें मुदाखलत उन मामलात में कर सकते हैं, वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव समझे जाएंगे और वो पार्टी ही कंसिडर होगी। ये नहीं होगा कि एक पार्टी की डेथ हो गई है तो वो पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे उसकी सेम उनका स्टेटस उस पार्टी की तरह का होता है। रेफरेंस मीन्स अ रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। इस जो है आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर रेफरेंस का मतलब ये होगा कि जो हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत अपना मैटर जिसमें हमारा जो डिस्प्यूट है इन प्रेजेंट और फ्यूचर, वो जो हम डिसीजन के लिए भेज रहे हैं आर्बिट्रेटर के पास, उसको रेफरेंस कहते हैं। ये थी हमारी डेफिनेशंस और इसमें आगे है हमारा चैप्टर 2 सेक्शन 3 प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। An arbitration agreement, unless a different intention is expressed therein, shall be deemed to include the provisions set out in the first schedule insofar as they are applicable to the reference. एक हमने एग्रीमेंट किया है, उसमें या तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल लिखी गई हैं वाज़ेह तौर पे, अगर ऐसी सूरत है तो वो एक अलग केस है, अलग सिनेरियो बनता है कि हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर मेंशन कर दिया है। अगर हमने कोई इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं की, तो एक आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो आर्बिट्रेशन एक्ट का एक दिया गया है स्केच, उसकी कुछ इम्प्लाइड 6-7 पॉइंट है, वो हर सूरत में कंसिडर किए ही जाएंगे। ये इसका शेड्यूल 1 है। हम आगे बढ़ने से पहले वो इन इम्प्लाइड जो चीजें हैं उस एग्रीमेंट का जो हिस्सा समझी जाएंगी, बेशक उसके अंदर वाज़ेह तौर पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो 6 या 7 पॉइंट जो हैं वो उस एग्रीमेंट का पार्ट समझे ही जाएंगे, उनको देख लेते हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। नंबर 1 ये है कि या तो हम एग्रीमेंट के अंदर एक्सप्रेसली ये चीज बयान कर देते हैं कि ये हमारा मैटर 2, 4, 6 या नाम हम उसमें मेंशन कर देते हैं उस आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, दैट इज गुड एंड फाइन। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रेफरेंस शैल बी टू ए सोल आर्बिट्रेटर, तो इसमें एक ही आर्बिट्रेटर होगा जो सारे मामले को देखेगा और वो उस पर अपना डिसीजन देगा, और डिसीजन उसका क्या होगा, ऑन मेरिट होगा। जो जस्टिस जो चीज हमें नजर आ रही होगी कि उसने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है, और उस दौरान वो पार्टीज को सुनेगा भी सही, अगर वो कोई एविडेंस रिकॉर्ड कराना चाहती हैं तो वो देखेगा। ये नहीं है कि वो अपने नॉलेज की बेस पे कोई डिसीजन दे, बल्कि दोनों पार्टीज के क्लेम्स, उनके एविडेंसेस को देखते हुए अवार्ड सुनाएगा। और इम्प्लाइड कंडीशंस में सेकंड है, इफ द रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अगर वो रेफरेंस इवन नंबर मीन टू से 2, 4, 6, 8, 10 उस इवन नंबर को आर्बिट्रेटर्स को रेफर किया गया है, तो देन क्या होगा, द आर्बिट्रेटर शैल अपॉइंट एन अंपायर नॉट लेटर देन 1 मंथ फ्रॉम द लेटेस्ट डेट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट्स। जब इवन नंबर होंगे आर्बिट्रेटर्स के, तो फिर आर्बिट्रेटर्स मिल के अपना एक अंपायर मुकर्रर करेंगे, और ये विद इन द 1 मंथ उन्होंने मुकर्रर करना है। उसका पर्पज ये होता है कि अगर 2 आर्बिट्रेटर्स हैं और वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, उन दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट आ जाता है, उनकी दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियन है, तो देन मैटर अंपायर के पास जाएगा और अंपायर उस पर अपना अवार्ड सुनाएगा। तो पहली क्या सूरत है, इम्प्लाइडली ये एग्रीमेंट का पार्ट समझी जाएगी चीज के, या तो हमने एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि हमारा आर्बिट्रेटर फलां होगा, ये इतने नंबर्स होंगे, अदरवाइज सोल आर्बिट्रेटर होगा, वो फैसला अवार्ड करेगा इसमें। इन केस अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं, तो फिर क्या होगा, वो दोनों आर्बिट्रेटर्स या 4 आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो मिलकर अपना एक अंपायर मुकर्रर करेंगे। वो इसलिए किया जाएगा कि अगर वो आर्बिट्रेटर्स किसी
म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं पहुंचते तो फिर उसमें अंपायर अपना डिसीजन करेगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थर्ड वन इज द आर्बिट्रेटर शेल मेक देयर अवार्ड विद इन 4 months after entering on the reference or after having been called upon to act by notice in writing from any party to the arbitration agreement or within such extended time as the court may allow। एक टाइम फ्रेम दिया गया कि आर्बिट्रेटर्स को जब कोई मैटर रेफर होता है, डिस्प्यूट रेफर होता है, तो वो 4 महीनों के अंदर अंदर उस पर उन्होंने अवार्ड देना होता है विद इन 4 months। इन केस अगर वो 4 मंथ में नहीं होता तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट वो टाइम एक्सटेंड हो सकता है। आर्बिट्रेशन एक्ट का मकसद ही यही था कि स्पीडली डिसीजन हो, इनएक्सपीडिटियस जस्टिस लोगों को मिले, जो हम लिटिगेशन पे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे प्रोलॉन्ग चीजें होती हैं, उनसे बचने के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो बनाया गया था। तो उसमें एक टाइम फ्रेम है, उसको फॉलो करना जरूरी है। 4 महीने का टाइम पीरियड है कि आर्बिट्रेटर्स ने 4 महीने के अंदर अंदर जो है डिसीजन देना है। और ये 4 महीने के पीरियड स्टार्ट कब होगा, इसमें एक टर्म यूज हुई है when arbitrators entering on the reference। entering on the reference इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेटर ने फर्स्ट टाइम अपना जो माइंड अप्लाई किया है डिस्प्यूट पे या कंट्रोवर्सी पे, उसने जब बकायदा वर्क करना शुरू कर दिया आर्बिट्रेशन के मामले को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, फर्स्ट टाइम जो उसने स्टेप लिया उससे फर्दर 4 महीने का पीरियड काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज if the arbitrators have allowed their time to expire without making an award or have delivered to any party to the arbitration agreement or to the umpire a notice in writing stating that they cannot agree, the umpire shall forthwith enter on the reference in lieu of arbitrators। अगर आर्बिट्रेटर्स ने 4 महीने का टाइम गुजार लिया और अवार्ड नहीं किया, एक चीज। सेकंड, अगर उन्होंने जो आर्बिट्रेशन के अंदर पार्टीज हैं उनको रिटर्न नोटिस दिया है या अंपायर जो उन्होंने मुकर्रर किया था उसको नोटिस दे दिया है कि वो किसी चीज पे एग्री नहीं हो रहे, तो देन क्या होगा, अंपायर जो उन्होंने अपॉइंट किया था वो उस रेफरेंस को देखेगा, वो उस पर डिसीजन करेगा। Number 5, the umpire shall make his award within 2 months of entering on the reference or within such extended time as the court may allow। Arbitrators within 4 months या कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर देती है, तो अंपायर क्या होगा, अंपायर विद इन 2 months और इन केस कोर्ट एक्सटेंड द टाइम फॉर डिसीजन ऑफ दैट डिस्प्यूट। 2 months के अंदर अंपायर ने ये डिसाइड करना है। ये इम्प्लाइडली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का ये सारी चीजें जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट समझी जाएंगे। नंबर 6 है द पार्टीज टू द रेफरेंस एंड ऑल पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ any law for timing in force submit to be examined by the arbitrators or umpire on oath or affirmation। उस रेफरेंस के अंदर जो पार्टीज हैं, तमाम वो अशखास जो क्लेम कर रहे हैं वो क्या होंगे, सब्जेक्ट टू एनी लॉ, वो आर्बिट्रेटर या अंपायर के सामने, अंपायर उनको एग्जामिन कर सकता है, वो उनके सामने पेश होंगे, वो उनसे एज इंक्वायरी सारी चीजें पूछ कुछ कर सकता है, या जो कुछ रिकॉर्ड उनके पास है, चाहे वो कोई डीड है, पेपर है, अकाउंट है, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, व्हाट्सोएवर, जो भी डॉक्यूमेंट्री चीजें उनके पास है, अगर वो अंपायर या आर्बिट्रेटर रिक्वायर करेगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे, वो बाउंड होंगे इस चीज के। रेफरेंस की प्रोसीडिंग के दौरान ये चीजें अंपायर या आर्बिट्रेटर उनसे मांग सकता है और वो प्रोड्यूस करेंगे। और नंबर 7 है द अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम रेस्पेक्टिवली। जो अवार्ड सुनाया है आर्बिट्रेटर्स ने विदर या अंपायर ने, ये बाइंडिंग है उन पार्टीज पे, उन तमाम पर्सन्स पे जो क्लेम कर रहे हैं उस रेफरेंस के अंदर किसी तरह का, तो उन सब पे ये बाइंड है। नंबर 8 है एंड लास्ट है द costs of reference and award shall be in the discretion of arbitrators or umpire who may direct to be and by whom and in what manner such cost or any part thereof shall be paid or made tax or settle the amount of cost to be so paid or any part thereof and may award cost to be paid as between legal practitioner or client। उस रेफरेंस के दौरान जो कॉस्ट वगैरह कोई भी आ रही है तो ये आर्बिट्रेटर या अंपायर की मर्जी है कि वो किस पे डालता है, कितनी डालता है, कौन अदा करेगा, कितना पार्ट उसका अदा करेगा, तो ये एक आर्बिट्रेटर और अंपायर की पावर है, वो ही इसके बारे में डिसाइड करेंगे। ये था फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 3
के अंदर जो उन्होंने बताया कि हम एग्रीमेंट में या तो एक्सप्रेसली कोई चीज मेंशन कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज गुड, अदरवाइज ये इम्प्लाइडली हर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ये जो 8 पॉइंट हैं वो पार्ट समझे जाएंगे। ये उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए इन पॉइंट्स को और डिसीजन को सब के दौरान इनको कंसिडर किया जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। सेक्शन 4 के अंदर क्या है कि द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एग्री दैट एनी रेफरेंस देयर अंडर शैल बी टू एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स टू बी अपॉइंटेड बाय अ पर्सन डेजिग्नेटेड इन द एग्रीमेंट अदर बाय नेम और एज द होल्डर फॉर द टाइम बीइंग ऑफ एनी ऑफिस आर अपॉइंटेड। के एग्रीमेंट के दौरान पार्टीज ने आपस में ये डिसाइड किया कि कोई तीसरा बंदा बाय नेम वो उसको मेंशन कर दें, या वो उसकी कोई पोजीशन है, कोई ऑफिस वो ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उस ऑफिस के नाम से कि फलां बंदा हमारे लिए आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेगा। तो ये सेक्शन 4 ये कह रहा है कि वो एग्रीमेंट में अगर ये म्यूचुअली डिसाइड कर देते हैं कि फला तीसरा बंदा हमारे लिए आर्बिट्रेटर्स मुकर्रर करेगा तो वो थर्ड पर्सन उनके लिए आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेगा। वेरी सिंपल। सेक्शन 5 है अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर आर अंपायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट। ये कह रहे हैं कि द अथॉरिटी ऑफ एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर आर अंपायर शैल नॉट बी रिवोकेबल एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट अनलेस ए कंट्रारी इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एक लॉ के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं, व्हेन देयर इज अ जनरल रूल देयर इज एक्सेप्शन। ये एक जनरल रूल है कि इसके पहले पार्ट में एक जनरल रूल बयान किया गया कि जब भी कोई आर्बिट्रेटर या अंपायर अपॉइंट किया जाएगा उसकी पावर जो है ना वो इररिवोकेबल है, उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। लेकिन आगे उसकी 2 एक्सेप्शन दी गई हैं। एक एक्सेप्शन ये है या तो विद एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट इस चीज की इजाजत देती है उसकी पावर खत्म करनी है, कोई और नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है या कोई व्हाटसोएवर, एक कोर्ट की इजाजत से। सेकंड, अगर जो एग्रीमेंट हुआ था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज मेंशन कर दी थी कि आर्बिट्रेटर्स इन लाइंस को क्रॉस नहीं करेगा, इन पैरामीटर्स को क्रॉस नहीं करेगा, अगर उस चीज को आर्बिट्रेटर जो है बाईपास कर जाता है तो देन वो जो है उसकी पावर रिवोकेबल समझी जाएगी। 2 एक्सेप्शंस हैं, विद लीव ऑफ कोर्ट और इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर, तो उस सूरत में ये रिवोकेबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट सेक्शन है आर्बिट्रेशन, सेक्शन 6, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी देयर टू। ये बात मैंने ऊपर भी की है जब हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पढ़ी है। क्यों लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेंशन करना जरूरी होते हैं? खुदा ना खास्ता अगर एग्रीमेंट के दौरान जो पार्टीज थी उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसको फॉलो कौन करेगा पीछे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये यही चीज कह रहा है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल नॉट बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ एनी पार्टी देयर टू। उस एग्रीमेंट की जो 2 पार्टीज हैं या 2 से ज्यादा, अगर उसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म हो गया। अदर एज रिस्पेक्ट टू द डिसीज और एनी पार्टी अदर पार्टी बट शेल इन सच इवेंट बी इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। जो बंदा मरा है जिसकी डेथ हुई है वो इन्फोर्सेबल होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय और अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड। ठीक है। इसकी सब क्लास 2 है, द अथॉरिटी ऑफ एन आर्बिट्रेटर शेल नॉट बी रिवोक्ड बाय डेथ ऑफ एनी पार्टी बाय होम ही वाज अपॉइंटेड। जिस पार्टी ने मुकर्रर की है उसके मरने के साथ आर्बिट्रेटर की जो पावर है वो अथॉरिटी जो है वो रिवोक नहीं होगी, बल्कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का वही स्टेटस होगा जो उस पार्टी ने उसको अपॉइंट किया था। और इसका सब सेक्शन 3 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द आर्बिट्रेशन ऑफ एनी लॉ बाय विच ऑफ एनी राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय डेथ ऑफ ए पर्सन। अगर किसी और लॉ के अंदर, कानून के अंदर कोई ऐसी चीज जो है मेंशन कर दी गई है कि एक बंदे के मरने से कोई राइट, कोई चीज खत्म हो जाती है, तो वो ये एक्सेप्शन है और उसको हम इस आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर नहीं कवर कर सकते, वो एक्सेप्शन ही रहेगी। अदरवाइज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसी बंदे के मरने पे डिस्चार्ज नहीं होता, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको देखते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। थैंक यू।